ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत रिवेट ज्वाइंट में डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट के संबंध में चर्चा करेंगे। तो किसी भी संरचना में रिवेट जोड़ के अभिकल्पन के लिए उसके सभी परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। सभी परिमाप में कौन कौन से ये आगे बताया जाएगा। यह परिमाप भारतीय मानक, इसके लिए IS कोड होता है जिसका नंबर है IS 800 1984। इसमें जो विशिष्टियां दी गई हैं उसके अनुसार इसके परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। जोड़ को इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो इसकी हम पिच निर्धारित करते हैं तो उस निर्धारित पिच पर जोड़ की सामर्थ्य अधिकतम होना चाहिए, और जब सामर्थ्य अधिकतम होगी तो उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी। तो जोड़ के सभी परिमाप जब हम निर्धारित कर लेते हैं तो इसके बाद में जोड़ की सामर्थ्य की जांच की जाती है। जोड़ की सामर्थ्य की जांच करते हैं। अब देखिए कि इसमें जो हम डिजाइन करते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि जो प्लेट की मोटाई है उसके अनुसार व्यास निर्धारित करना, यानी सबसे पहला रिवेट का व्यास निर्धारित करना, ये पहला स्टेप है। ये निर्धारित करते हैं प्लेट की मोटाई के अनुसार। जब इसके हमारी प्लेट की इसका रिवेट का व्यास निश्चित हो जाता है तो अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिवेटों की संख्या ज्ञात करते हैं। यानी क्या निकालना दूसरे स्टेप में, रिवेटों की संख्या। तीसरे स्टेप में हम निकालते हैं रिवेट की पिच और अन्य परिमाप जो शेष रह जाते हैं उनको। तो तीसरे स्टेप में कैलकुलेट करते हैं इसकी पिच, और लास्ट में जो चौथा स्टेप है उसमें हम जो हमने रिवेटों की संख्या निकाली है उसको कोई भी एक सिस्टम के अनुसार इनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे मान लीजिए तुमने किसी जोड़ के लिए 4 रिवेट निकाली, तो 4 रिवेट हम ज्वाइंट में कैसे लगाएंगे, उसको लगाने के उपरांत उस जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी ये हम उसको जांच करेंगे। रिवेट जोड़ की सामर्थ्य स्ट्रक्चर पर या जो संरचना हम डिजाइन कर रहे हैं, जो मेंबर डिजाइन कर रहे हैं उस मेंबर पर आने वाले भार से कम नहीं होना चाहिए। अगर आने वाले भार से कम होंगे तो हमारा ज्वाइंट फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम 4 स्टेप में इसको करते हैं। चौथा स्टेप है इसका जांच का। तो अब एक एक चीज लेके चले कि रिवेट का व्यास कैसे निर्धारित करते हैं। तो रिवेट का व्यास के लिए एक अनविन फार्मूला इस्तेमाल होता है। अनविन्स फार्मूला, ये फार्मूला होता है phi = 6.05 √T। तो इसमें जो phi है ये रिवेट का नॉमिनल डायमीटर है, और T जो है यानी phi क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। किसमें, इन mm, मिलीमीटर में। इसी को कहते हैं सामान्य व्यास। रिवेट को लगाने से पहले जो व्यास होता है वो सामान्य व्यास कहलाता है, और T है प्लेट की मोटाई। ये भी मिलीमीटर में है। अगर कहीं प्लेट की मोटाई सेंटीमीटर में दी है तो इसमें phi की वैल्यू निकालने के लिए उसको मिलीमीटर में अवश्य कन्वर्ट कर लेना। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे इस phi की वैल्यू जो है ये सही नहीं निकलेगी। ठीक है,
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लीजिए किसी भी ज्वाइंट में दो अलग अलग मोटाइयों की प्लेटों को जोड़ा गया है, तो हम फाई की वैल्यू किस मोटाई को लेकर के कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए पतली प्लेट की मोटाई हमेशा प्रयोग की जाएगी। अगर दो प्लेटें मान लीजिए 12 मिलीमीटर मोटी है, दूसरी 14 मिलीमीटर मोटी है, तो हम इसमें 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट के लिए ही रिवेट का व्यास गणना करेंगे। अब देखिए इस जो फार्मूला लिया है, इस फार्मूले से अगर हम मान लीजिए प्लेट की मोटाई लेकर कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारी प्लेट की मोटाई 6 mm है, यानी T = 6 mm। तो फाई कितना हो जाएगा? फाई = 6.05 √6। जब इसको हम हल करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी 14.8। तो अब पहली चीज तुमको ये पता होना चाहिए, रिवेट के जो व्यास है वो कौन कौन साइज में उपलब्ध होते हैं। तो इसके लिए हम तुमको लिखे दे रहे हैं, रिवेट का व्यास 10 mm, यानी 2 का जो है ऐड करते जाएंगे, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 22 के बाद 24 mm, ठीक है। 24 के बाद में 25 mm नहीं होता है, इसके बाद में 27 mm, 27 के बाद में 30 mm, यानी इसमें जो है 25 से नीचे तक इसमें 2-2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। इसके नीचे 2-2 का 25 के और ऊपर 3-3 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब जैसे ही हमने निकाला कि फाई = 14.8, तो हम 14 mm की नहीं ले सकते, 14 के बाद में डायरेक्ट आता है 16 mm। तो हम इसको स्टे करके 16 mm डाया की रिवेट प्रयोग करेंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए जब T = 8 mm, तब फाई = 6.05 √8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.11। अब देखिए 17.11 की कोई रिवेट नहीं है, तो हम किसको लेंगे? 18 mm। 18 mm डाया की रिवेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो भी प्लेट की मोटाई हो उसके आधार पर, अब देखिए एक हम लेकर के चलते हैं कि यदि T = 16 mm, T = 16 mm, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? 6.05 √16, तो ये हो जाएगा 24.2। ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखें कि 24.2 है, तो कितने mm डायग्रीमेट लेंगे? 24 mm की। यानी ये भी देखना है कि इसमें जो हमारा 14.8 था, यानी 5 से ऊपर था, तो यानी 15 हमको लेना ही था, तो 15 की ये रिवेट आती नहीं, तो 16 ली गई। अब इसमें हमारा 24.2 है, तो इसको हम 6 करके 24 mm ही मानेंगे। ये नहीं कि हम इसके ऊपर का जो डायमीटर है 27 mm उसको नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी प्लेट की मोटाई है उसके आधार पर सबसे पहले रिवेट का व्यास निश्चित करें। जब रिवेट का व्यास निश्चित हो जाए तो इसके बाद में देखिए अब तुम्हारा ज्वाइंट कौन सा है। ज्वाइंट में अभी डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें लैब ज्वाइंट, बट ज्वाइंट दोनों
तो लैप ज्वाइंट में तो खाली रिवेट की व्यास निकालनी है और इसके बाद में सामर्थ्य की कैलकुलेशन शुरू कर देनी। अब अगर मान लीजिए हमारा बट ज्वाइंट है, कौन सा है, बट ज्वाइंट, तो बट ज्वाइंट में कवर प्लेट का इस्तेमाल होता है, बट ज्वाइंट में कवर प्लेटों का इस्तेमाल होता है। तो हम इसके बाद में ज्वाइंट निकालेंगे कवर प्लेट की मोटाई। तो इसमें ये बता दें, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, जिसको कि हम T1 कहते हैं, इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी। यानी जो हमारी मेन प्लेट है, मेन प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना हम आवरण प्लेट की मोटाई को लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेन प्लेट की मोटाई मान लीजिए 16 mm और हमको सिंगल कवर या डबल कवर बट ज्वाइंट कोई भी ज्वाइंट बनाना हो, तो हम T1 इज इक्वल टू निकालेंगे 5/8 गुणे 16 यानी कि 10 mm। तो इसमें हम 10 मिलीमीटर मोटी आवरण प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये निकल आया तुम्हारा। दो स्टेप है कि हमने पहले डायमीटर निकाला, अगर बट ज्वाइंट है तो कवर प्लेट की मोटाई निकालेंगे, अगर बट ज्वाइंट नहीं है लैप ज्वाइंट है तो सीधे सामर्थ्य निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले सामर्थ्य, सामर्थ्य किसकी निकालेंगे, रिवेट की। तो अधिकतम सामर्थ्य के लिए पिच या जोड़ में रिवेटों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, पिच और रिवेटों की संख्या। रिवेटों की संख्या, तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इस मेंबर का हम डिजाइन कर रहे हैं उस पर कितना लोड आना है, उस पर कितना लोड आना है। जैसे मान लो हम फॉर एग्जांपल लिख दे कि भाई हमारा जो टेंशन मेंबर है उस पर 200 किलो न्यूटन का 200 किलो न्यूटन का लोड आना है। तो इसके पहले तुमको बताया गया था कि एक रिवेट कितना लोड ले सकती है। तो देखिए तुमको 3 फार्मूले बताए गए थे। एक तो बताया गया था टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ समझ लीजिए पहले, जिसको कहा था PT इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू F। एक फार्मूला ये पहले बताया गया था। दूसरी स्ट्रेंथ बताई गई थी शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ जिसको कि PS कहा गया था इज इक्वल टू 1 इंटू π/4 D स्क्वायर इंटू FS। ये कब, जब सिंगल शेयर हो। सिंगल शेयर किस किस कंडीशन में होता है, लैप ज्वाइंट या सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अगर सिंगल कवर बट ज्वाइंट का अवकल्पन कर रहे हैं या लैप ज्वाइंट का, तो इसमें इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और अगर डबल कवर बट ज्वाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 π/4 D स्क्वायर इंटू FS इंटू 2। इसी तरीके से बेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ यानी PB इज इक्वल टू D इंटू T इंटू FB। लैप ज्वाइंट के केस में ये रहेगा, और अगर बट ज्वाइंट सिंगल कवर है तब उसमें ये देखेंगे T1 के स्थान पर, T के स्थान पर T1 का भी प्रयोग कर सकते हैं।
यानी कवर प्लेट की मोटाई अथवा मुख प्लेट की मोटाई जो भी न्यूनतम हो, तो इसमें कवर प्लेट की मोटाई चूंकि मुख प्लेट की मोटाई का 5/8 गुना होती है, तो इस तरीके से ये इसमें फिर T1 रखेंगे। और डबल कवर बटजोड़ है तो इसके लिए हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंडीशन पे निर्भर करेगा। तो ये जो 3 फार्मूले हैं, इसमें ये जो 2 फार्मूले हैं, ये है क्योंकि हमने इसमें एक रिवेट के लिए गणना कर रहे हैं, एक रिवेट के लिए गणना कर रहे हैं। और ये जो फार्मूला टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, ये एक पिच लेंथ के लिए कर रहे हैं। तो एक पिच लेंथ में एक ही रिवेट होती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पिच की गणना करेंगे तो इन दोनों में जो न्यूनतम वैल्यू होगी, यानी पीएस और पीवी में, उस न्यूनतम वैल्यू को पीटी के बराबर पुट करेंगे, यानी पीटी इज इक्वल टू पीएस या पीवी जो कम हो। इनमें जो कम होगी तो हम उसी की वैल्यू के बराबर इसको पुट करेंगे। अब चूंकि इसमें पी अननोन है, पी हमको अभी ज्ञात नहीं है, टी एफ एस टी ये सारी चीजें ज्ञात है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये न्यूमेरिकली हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसमें पी सिर्फ अननोन है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पी माइनस टी इंटू टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू पी एस और पीबी जो भी न्यूनतम हो। तो इससे हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो जब पी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो ये तुम्हारा जो लिखा था पिच निकालना और रिवेटों की संख्या निकालना, तो पिच तो कैलकुलेट हो गई। अब निकालना है रिवेटों की संख्या। तो रिवेट की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है, रिवेटों की संख्या, इसको हम कैपिटल यानी स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी की किताब में कैपिटल एन भी लिखा है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी रिवेटों संख्या एन इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ क्या है? जोड़ जिस मेंबर में लगाया गया है उस मेंबर पर आने वाला बल या भार। आर ये कहलाती है रिवेट वैल्यू, यानी एक रिवेट की सामर्थ्य। अब इसमें जो हमने रिवेट की सामर्थ्य निकाली थी कर्तन में और धारण में, तो जब इन दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो इसमें जो न्यूनतम वैल्यू है वही वैल्यू हमारा रिवेट मान कहलाता है। तो रिवेट मान की परिभाषा यही है कि किसी भी रिवेट की कर्तन सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य, इसमें जो इसका न्यूनतम मान है वो रिवेट मान कहलाता है। अब जैसे हमने इस पीएस और पीबी में जो न्यूनतम था उसको मान लिया कि ये आर है, और हमने देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि मान ली चलिए एफ एस की वैल्यू हमने निकाल दी 40 किलो न्यूटन। एफ एस की वैल्यू मान ली कि ये निकाला है 40 किलो न्यूटन, और एफ बी की वैल्यू आ गई हमारी 56 किलो न्यूटन। तो अब इसमें वैल्यू मिनिमम कौन सी है? 40। तो R इज इक्वल टू 14 यानी 40। तो रिवेटों की संख्या जब निकालेंगे तो कहा था F इज इक्वल टू मान ली 200 किलो न्यूटन, R की वैल्यू 40, तो नंबर ऑफ रिवेट 5। तो इस तरीके से हम रिवेटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब रिवेटों की संख्या जब ज्ञात हो गई तो अब इनको कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो तुमको सिस्टम बताए गए, चेन रिवेट सिस्टम, जिगजैग सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम जो है इन पर हम जो है इसको कर सकते हैं। तो जब इनको हम व्यवस्थित कर लेंगे
तब जाकर के उस जोड़ की हम सामर्थ्य निकालेंगे। तो इस जब जोड़ की सामर्थ्य निकालेंगे और आने वाला जो लोड है उससे कंपेयर करेंगे, जोड़ की तनन सामर्थ्य, जोड़ की कर्तन सामर्थ्य, जोड़ की धारण सामर्थ्य, तीनों में जो न्यूनतम होगा वो जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगा। अब इसके बाद में आने वाला जो लोड था वो ये है। अगर जोड़ की सामर्थ्य जो हमने रिवेट लगाने के बाद बनाया है ये ग्रेटर देन है 200, तो हम कहेंगे जोड़ हमारा सुरक्षित है। तो इसमें तुमको इतना ही करना है। सबसे पहले हम पिच कैलकुलेट करेंगे। पिच कैलकुलेशन के लिए पीटी बराबर ये जो फार्मूला है पीबी और पीएस जो न्यूनतम है उसके बराबर पुट कर दिया। ये चूंकि वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है तो हमारी अननोन वैल्यू सिर्फ है पिच, अननोन वैल्यू सिर्फ पिच है, तो इससे पिच कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद में हमने इन दोनों में जो न्यूनतम था उसको रिवेट वैल्यू मान लिया, आने वाले भार से रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो रिवेटों की संख्या प्राप्त हो गई। तो अब इसमें जो हमने पिच कैलकुलेट की है, अब इसको जो हमारे स्पेसिफिकेशन आईएस कोड का, तो हम पिच को न्यूनतम कितना रखते हैं, अधिकतम कितना रखेंगे, ये उसके अनुसार इसको फाइनल करेंगे। तो अब देखिए मिनिमम पिच, जो पिच का निर्धारण है यानी फिक्सिंग ऑफ डायमेंशन एज पर स्पेसिफिकेशन, तो अब सबसे पहले आया रिवेट पिच। जो कि हमने कैलकुलेट कर ली। रिवेट पिच किसे बताया गया था कि एक ही रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों की केंद्र से केंद्र दूरी ये पिच कहलाती है। तो मिनिमम जो है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है नॉट लेस देन 2.55, यानी रिवेट का जो हमारी न्यूनतम पिच है रिवेट के नॉमिनल व्यास, नॉमिनल डायमीटर के 2.5 गुने से कम नहीं रख सकते। अब मान लीजिए जैसे तुमने 20 mm डाया की रिवेट इस्तेमाल की, इसमें डी नहीं लेंगे, नॉमिनल डाया यानी 20 mm, इससे 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50 mm, ये न्यूनतम पिच है। अब मान लीजिए जो हमने इसके पहले स्टेप में जो पीटी को पीबी और पीएस में जो न्यूनतम था उसके बराबर रखा, अब अगर उसमें वैल्यू हमारी आ जाती 45 mm पिच की, तो हम लिखते कि भाई चूंकि ये हमारी 50 mm से कम नहीं होना चाहिए और ये 45 mm आ रही है तो हम न्यूनतम पिच 50 mm रखेंगे। इसी को कहते हैं फिक्सिंग ऑफ डायमेंशंस। हमने कैलकुलेशन से तो 50 से जो भी कम आई थी हमने इसको रख दिया कि भाई 45 आ रही तो 45 तो हमारी मिनिमम हो ही नहीं सकती। रिवेट हम 20 mm डाया के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 20 mm डाया की रिवेट के लिए 50 mm न्यूनतम, तो 50 से कम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ जाती 55 mm, अगर हल करने पे इसकी वैल्यू आ जाती 55 mm, तो चूंकि न्यूनतम पिच हमारी 2.55 है और जिसकी वैल्यू आई 50 mm और हमारी 55 mm गणना से आ रही है, तो इसका मतलब है ये ठीक है। अब इसके बाद जांच करते हैं अधिकतम के लिए। तो न्यूनतम के लिए स्पष्ट हो गया कि 2.55 से कम नहीं रखेंगे। ये डिजाइन में है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर इन्होंने गलती से दे रखा हो तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में 40 mm पिच दे रखी है और 20 mm का रिवेट इस्तेमाल किया है तो तुमको एनालिसिस करना है, डिजाइन नहीं कर रहे हो। तो डिजाइन में ये चीज ध्यान रखना है, एनालिसिस में जो डाटा दिए हैं
उसी के अनुसार कैलकुलेशन करनी है। मैक्सिमम पिच, अब इसमें जो मैक्सिमम पिच है ये अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? 32T और 300 mm। ये जो पिच है 32T, टी क्या है? पतली प्लेट की मोटाई, टी पतली प्लेट की मोटाई, तो उसमें 32 गुना कर दिया। जैसे मान ली 12 mm की प्लेट है सबसे पतली, तो 12 गुणे 32 या 300, तो इन दोनों में जो कम हो, तो जब 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 300 से ज्यादा हो जाएगी, तो यानी 300 कम है, तो ये जो पिच हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 300 mm से अधिक नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरा कि ये तो हमारा है सामान्य स्पेसिफिकेशन। अब आती है कि हम जो ज्वाइंट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ये टेंशन मेंबर के लिए कर रहे हैं या कंप्रेशन मेंबर के लिए कर रहे हैं। यानी अगर हम एक क्वेश्चन ले कि मान ली ट्रस है, ट्रस सभी ने देखे होंगे, ये ट्रस है, इसमें जब लोड लगाए गए तो ये जो इसके मेंबर्स हैं, किसी में तनाव बल निकलता है, किसी में संपीड़न बल निकलता है। तो जिस मेंबर में तनाव बल उत्पन्न होते हैं, लगते हैं, तो उसको हम टेंशन मेंबर कह देते हैं। जिसमें संपीड़न बल, उसको कंप्रेशन मेंबर। तो अब ये मेंबर ट्रस में यहां पर जोड़ा जा रहा है, ये टेंशन मेंबर है और दूसरे मेंबर के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं, तो इसके लिए पिच अधिकतम कितनी होना चाहिए? तो इन्होंने इसमें कहा है, IS कोड जो है हमारा, उसमें कहा गया कि टेंशन मेंबर के केस में मैक्सिमम पिच ये 16T और 200 mm, इसमें टेंशन मेंबर के लिए। और टेंशन मेंबर पिच is not greater than 16T और 200 mm। अगर हम कंप्रेशन मेंबर हुए तब P की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 12T, कितने? 12T या 200 mm। तो इस तरीके से हम इसकी जो है पिच न्यूनतम और अधिकतम को ध्यान में रखते हुए इसको निर्धारित करते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी डिजाइनिंग का लगभग पूरा प्रोसेस। अब इसमें आती है एक चीज, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होती है? एज डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं किनारा दूरी। तो अगर कोई भी ज्वाइंट है, ये इसमें रिवेट लगाई गई, तो इसमें देखिए ये दूरी तो हमारी पिच कहलाती है और ये दूरी कहलाती है किनारा दूरी। इन्हें रिवेट के केंद्र से, जो हमारी लास्ट रिवेट है जो किनारे पर है, रिवेट के केंद्र से हमारी प्लेट की या मेंबर के किनारे की दूरी, ये किनारा दूरी कहलाती है। अब इसके लिए न्यूनतम जो वैल्यू है वो कोड के अनुसार
एक टेबल में दी गई। अब ये चीजें याद नहीं रखनी। जब आप कहीं पर भी पेपर देंगे, या तो क्वेश्चन में खुद ही किनारा दूरी दी होगी, नहीं दी है तो उसके लिए आप स्टील टेबल मांग सकते हैं। स्टील टेबल में कोई भी खंड यानी स्टील से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब उसमें दी रहती है। उससे आप देख लेंगे कि भाई किनारा दूरी कितनी, इसकी जरूरत क्या है। जैसे देखिए कि मान लीजिए 20 mm है। अब तुमने टेबल से देख लिया कि भाई हमारी 20 mm डाया अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिवेट का, तो उसके लिए किनारा दूरी कितना होना चाहिए। हम एक उदाहरण के तौर पर मान लिया कि भाई यदि 32 mm या 35 mm हमारी टेबल में दे रखी किनारा दूरी, मान लीजिए टेबल पे तुम्हें 32 mm दे रखी, तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर ये दूरी 32 mm ये रखेंगे और 32 mm ये रखेंगे। मान लो प्लेट की मोटाई तुम्हारी 200 mm, तुमने रिवेटों की संख्या निकाली 5, रिवेटों की संख्या मान ली निकाली 5, तो तुमको ये देखना है कि हम एक लाइन में अधिकतम कितनी रिवेट लगा सकते हैं। तो 200 mm ये हो गई, 32 32 64, 200 में 64 कम कर दिए, कितना बचा 200 में जब हमने 64 कम कर दिए तो 136 है। तो 136 mm अगर हम 3 रिवेट लगाते हैं तो 3 रिवेट के लिए बीच में 2 पिच बनते हैं, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 68 mm, यानी ये बीच की दूरी बच रही। हमने निकाला था क्वेश्चन में कि पिच की वैल्यू न्यूनतम कितनी है अधिकतम कितनी है, उनको स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि ये हमारी यहाँ पे हो सकती। अगर इसमें हम एक रिवेट और बढ़ा दें तो इस 136 के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, तब हो सकता है ये दूरी न्यूनतम पिच से कम हो जाए। तो प्रैक्टिकली हमें ये देखना है कि जो हम रिवेटों की संख्या निकाल रहे हैं वो रिवेटों की संख्या हम एक्चुअली कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये ध्यान में रखने हो। इस तरीके से जो रिवेट ज्वाइंट का सिस्टम है ये पूरा हो जाता है, स्टेप पूरे हो जाते हैं। अब हम इसके लिए तुमको क्वेश्चन कोई भी एक करवा देते हैं जिससे तुम्हें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किताबें सभी के पास में अभी शायद नहीं होंगी, तो इसलिए अब बोले दे रहे हैं, उसी को नोट भी कर लीजिए। इसमें हम क्वेश्चन भी देख नहीं रहे हैं, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ने हेतु, तो इन्होंने जोड़ दे दिया कि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर, P इक्वल टू 10 मिलीमीटर, जोड़ कौन सा है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, और इसके अलावा कुछ नहीं।
बाकी अनुज्ञेय प्रतिबल FT 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हैं तो अपने आप से मान लीजिए कि इसमें पावर रिवेट कौन सी, शॉप ड्राइविंग या फील्ड ड्राइविंग, जो भी अपने आप से एज्यूम करेंगे उसमें FS और FB की वैल्यू लिख देंगे। हमने मान लीजिए इसमें ले लिया है कि इसमें FS की वैल्यू 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FB की वैल्यू 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या है कि जो ये प्लेट की मोटाई है, इस प्लेट की मोटाई के आधार पर अन्विन सूत्र से रिवेट का सामान्य व्यास ज्ञात कर। तो रिवेट का व्यास phi is equal to 6.05 अंडर रूट t। तो जब इसको लेके चलेंगे 6.05 10 लेकर के चलेंगे तो 10 के लिए कितना हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14.13 mm, 14.13 mm। सर 19.13 आएगा। अच्छा 19 आएगा। यस सर। चलिए तो इस तरीके 19 हो गया तो हम इसको कह सकते हैं 20 mm। एक्चुअल कैलकुलेटर नहीं लिया, ये हो गया 20 mm। अब इस 20 mm के लिए हम इसका ग्रॉस डायमीटर निकालें। ग्रॉस डायमीटर D is equal to 20 plus 1.5 21.5 mm। अब चूंकि तुम्हें पता हो गया सिंगल रिपीट लैप ज्वाइंट है, तो लैप ज्वाइंट के लिए हम कर्तन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य ये तो निकालेंगे और इसमें से जो न्यूनतम होगी उसको तनन सामर्थ्य के बराबर रख देंगे। तो तनन सामर्थ्य जोड़ की तनन सामर्थ्य PT is equal to P minus D into T into FT। तो P की वैल्यू हमको निकालनी है, P हो गया 21.5, P 10 into FT 150। अब इसके बाद कर्तन सामर्थ्य एक रिवेट के लिए लिख दे रहे हैं, एक रिवेट की कर्तन सामर्थ्य। तो चूंकि लैप ज्वाइंट है तो ये सिंगल शेयर होगा 1 into pi d square by 4 into FS। तो इस तरीके से जब इसको लेंगे 3.14 into 21.5 का स्क्वायर 4 into 90, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 32.67 किलो न्यूटन। इसके बाद निकालेंगे धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य निकालेंगे PB is equal to D into T into FB। तो इस तरीके से जब इसको लिखेंगे 21.5 10 गुणित 270, इसको किलो न्यूटन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 58.05 किलो न्यूटन। तो देखिए PB जिसकी वैल्यू 58.505 और PS ये 32.67। तो इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू PS की है, तो पिच निकालने के लिए PT को इसके बराबर रख देंगे। तो इसके हिसाब से निकालेंगे पिच। पिच ज्ञात करने के लिए PT बराबर PS या PB में जो कम हो लेकर के, तो P minus 21.5
गुणित 10 गुणित 150 इज इक्वल टू 32,670। इसको चूंकि न्यूटन में है, इसको न्यूटन में रखेंगे और इससे हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पी की वैल्यू जो कैलकुलेट से आएगी ये 43.3 mm। अब जो पी की वैल्यू आ गई, अब इसके स्टैंडर्ड जो है, क्योंकि इसका व्यास कितना है रिवेट का 20 mm, फाई की वैल्यू कितनी निकाली थी 20 mm। तो जो आईएस कोड के अनुसार न्यूनतम पिच कितनी होना चाहिए 2.5 इंटू 5 यानी 50 mm, और ये निकल कितनी रही है 43। तो लिखेंगे चूंकि मिनिमम पिच नॉट लेस देन 2.55 इज इक्वल टू 2.5 गुणित 20 यानी 50 mm। तो हम लिखेंगे ये पिच जो है न्यूनतम इसके स्थान पर 50 mm प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इसमें ये पिच निर्धारित हो जाती। बाकी इसमें चूंकि अब इसमें जो अगर सामर्थ्य निकालने की बात कर रहे हैं तो इसमें चूंकि एक पिच भी इसी से निकाली गई है, तो अब इसमें पीटी की वैल्यू निकालेंगे तो पिच इसके बराबर रखें तो जाहिर सी बात है जो हम लेके चल रहे हैं 43, अब रखेंगे 50, तो पीटी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो पीटी, पीबी और पीएस न्यूनतम वैल्यू 32.67, तो जोड़ की सामर्थ्य भी 32.67 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस है बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़िए और इनको हल करिए, ठीक है। हल करने के बाद में जो भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको अगले टर्न पर इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।